हेलो दोस्तों, ये हमारे गवर्नर जनरल और वायसराय का वीडियो नंबर 2 है। तो दोस्तों वीडियो नंबर 1 आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट मतलब वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था दोस्तों 1858 की सामग्री की घोषणा से। तो दोस्तों ये 1857 का क्रांति इसी कारण से हुआ था, उसके बाद ये घोषणा किया गया। चलिए देखते हैं। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी, जिसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनके प्रयोग करने हेतु तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया। देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था दोस्तों? 1877 में। तो आप लोग सामग्री में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर वो मेल रहती, ठीक है, तो सम्राट होता, लेकिन वो फीमेल है इसीलिए सामग्री है वो। तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रहिएगा। राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को यानी कि 5 जून को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल में भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था दोस्तों? दास प्रथा जब आएगा तो किसका नाम आएगा? जॉर्ज एलेनबरो का। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। इसका कार्यकाल 1842 से 44 तक था दोस्तों। ये बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या था दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त। डिटेलिंग देख लेते हैं। कॉर्नवालिस 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराई निष्क्रियता यानी कि कुशल अकर्मण्य की नीति किसने? जॉन लॉरेंस। और सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली, व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एम.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के काल में, जिसका कि कार्यकाल क्या था? 1884 से लेकर के 88। उसी में 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये वाला है कि लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता की नीति, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जॉन लॉरेंस इसके जन्मदाता थे। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ये प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये वाला? चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फटाफट हम लोग। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच में लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ, लॉर्ड ब्लेजली के कार्य में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसका कार्यकाल 1817 से 1818 हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी। पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। बाकी तो खैर दोस्तों ठीक है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया दोस्तों? 1818 में। ये चीज़ ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 में अधीनस्थ संधि की थी दोस्तों? चार्ल्स मेटकॉफ ने। चलिए, राजपूताना की रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि
की वार्ता चार्ल्स मेटहॉकॉप ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं को सर्कल, तो इसका सी आंसर है दोस्तों। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे शोर दिया हुआ है। 1814 में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। कुमायूं में अल्मेडा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टोनोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी। कब? 2 दिसंबर 1815 को, और 4 मार्च 1816 को अनुमोदित की गई थी। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिसे अंग्रेजों को सौंपे गए हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से सही कौन सा है? तो लॉर्ड ब्लेजली, मैंने इसके बारे में डिटेल आप लोग को बताया है। लॉर्ड एलेनबरो सिंध का अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में इन्होंने विजय कराया और निष्क्रियता का नीति भी अपनाया। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण किया। ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? डी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इसके दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटिन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1878 से लेकर के 1880 ईस्वी तक हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी सुमेलित नहीं है। चतुराई निष्क्रियता की नीति, जॉन लॉरेंस। चतुराई निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलेनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष किया जाता है क्योंकि इनके वायसराय जो 1864 से 1869 में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। चलिए देखते हैं आगे। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी दोस्तों? लॉर्ड मेयो के काल में। देखिए दोस्तों, ये इस बार पूछा था, ये नहीं पूछा था ना कि वो पूछा था कब हुआ था, तो इसमें ऑप्शन था 1872। ये इस बार बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका डिस्कशन में दिया हुआ है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो, जिनका कार्यकाल 1869 से 72 ईस्वी तक था, का प्रारंभ 1872 में हुआ, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई। वही 10-10 साल पे अभी भी चल रहा है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी दोस्तों? लॉर्ड मेयो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी दोस्तों? लॉर्ड मेयो। दोस्तों जो 8 मई को बीपीएससी का पेपर हुआ ना कैंसिल, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन कहाँ से आता है, आपको बता रही हूँ ना मैं एक एक करके कब क्या। और आप जा करके क्वेश्चन पेपर तो सबके पास होता है, डाउनलोड कर लीजिए और मैच कर लीजिए, ठीक है। लॉर्ड मेयो, जिसका कि कार्यकाल 1869 से 72 की जो था, वह हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा कर दी गई थी और मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई और प्रथम जनगणना भी इन्हीं के काल में हुआ। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई दोस्तों? लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी यानी कि अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला पहला गवर्नर कौन था दोस्तों? लिटन।
1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया जाने लगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति दोस्तों लिटन। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा दोस्तों? करजन। तो करजन दोस्तों 7 साल तक रहे थे। और लॉर्ड इनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905, डफरिन 1884 से 88, हॉर्डिंग 1910 से 16 और लॉर्ड मेयो 69 से 72, 3 वर्ष। तो जिसका जो डेटा दिया हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा है करजन। भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। तो देखते हैं इसको डिटेल में हम लोग। 1880 में इंग्लैंड में ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में उत्तरवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टोन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया: हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर और साथ यह कि भारतीय अनुभव करे कि यह हितकर है। इस दौरान रिपर को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। रिपन देश की नगरपालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार उन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा प्रारंभ होती। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिला में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगरपालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। भारत में स्थानीय स्वशासन आपको अच्छी तरह से दोस्तों पता है, लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों इल्बर्टी बिल विवाद किससे संबंधित है? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। चलिए इसको हम लोग डिटेलिंग देखते हैं। सर पी.सी. इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्टी बिल के नाम से जाना जाता था। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं। भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों को इससे अपने विशेषाधिकारों का कुठाराघात लगा और इल्बर्टी बिल को हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। किसकी अवधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया दोस्तों लॉर्ड रिपन। कुछ अच्छा काम जो दोस्तों हुआ है वो लॉर्ड रिपन के काल में ही हुआ है। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ निउदारवादी नियम बनाए जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के कार्य की अवधि के प्रतिदिन 9 घंटे और महीने में 4 दिन छुट्टी का प्रावधान किया गया दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन इसमें से सही है? चलिए 2 सही है सिर्फ। N.M. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इसका हम लोग डिटेलिंग देखते हैं। दोस्तों प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं के सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था।
और इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। N.M. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन से संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी साहसिक पहल की है। N.M. लोखंडे L.M.N. दोस्तों इसको उल्टा याद रखिएगा, L.M. लोखंडे को L.M.N. निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन। ये हम लोगों ने डिटेल कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लिटन नहीं, लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो सही गुटों से उसका मिलान कीजिए। चलिए दोस्तों इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लाया था दोस्तों? क्लाइव ने। बेटिंग के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो, किंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। और मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिससे यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर प्रतिबंध हटाया, इसीलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। चलिए अब निम्नलिखित कूट में से सही का चयन कीजिए दोस्तों। पहला, डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेटिंग सती प्रथा का, और लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन, कर्जन बंगाल का विभाजन। चलिए हम लोग इसको देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमिलित है दोस्तों? सी, लॉर्ड एलनबरो, जिनका कार्यकाल 1842 से 44 के समय था। 1843 में सिंध का विजय किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक भी यही कहे जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार ने अलग विभाग बनाया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल, जिनका 1899 से 1905 के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी दोस्तों? वही कर्जन हो जाएगा। और सुझाव किसका था? चलिए इसमें हम डिटेलिंग में देख लेते हैं। 1771 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ अर्ल ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ ऑर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ऑर्गिल के सुझावों पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्पों में मेयो या ऑर्गिल किसी का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा ने इसको निरस्त कर दिया। प्राचीन स्मारक संरक्षण 21 गवर्नर जनरल के काल में पाल हुआ था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की राशि का आवंटन किया था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी G.K. गोखले ने। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899 से 1905 में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए
भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1911 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए और उनका कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन है 1899 से 1905, हार्डिंग 1910 से 16। सब तो दोस्तों कंटिन्यू है, ज़्यादा ये बीच में थोड़ा सा गैप ही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 और लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर के 1931 के बीच में। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ए और बी दोनों सही है। तो इससे अच्छा हम लोग इसका डिटेलिंग पढ़ लेते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा से कवर होगा। वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव डाला। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन एवं मिंटो के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचक प्रणाली को प्रोत्साहित किया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि उसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुस्लिम को तोड़ना और दूसरा नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। हम लोग चलिए नेक्स्ट पेज की तरह। टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें दोस्तों? इसमें टोटल 118 क्वेश्चन है। अभी तो हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? 108 में ओनली 20, लेकिन विथ डिटेलिंग है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन का इसका सहायक बनूं। किसने कहा था दोस्तों? ये कर्जन ने किया था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इनकी पैठ नहीं, अतः इसे ख़त्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उसने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी यही नीति रही है कि किसी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में मंत्रिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उस कांग्रेस के विरुद्ध इस्तेमाल की थी दोस्तों? लॉर्ड मिंटो। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इसके द्वारा दिए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। यानी दोस्तों जो मार्ले थे वो सचिव थे। तो सचिव इसलिए हेड हो जाता है कि वो डायरेक्ट जो ब्रिटिश क्राउन के अंदर काम करता है, ठीक है, वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि भारत में होता है। तो याद रखिएगा उसका जो पोजीशन, मार्ले पहले सचिव फिर वायसराय। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था दोस्तों? ये थे लॉर्ड रीडिंग।
वैसे भी यहूदी लोग पढ़ने में बहुत तेज़ थे, ठीक है ना, वो हमेशा से, इसीलिए अभी भी वो आगे हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। भारत का एकमात्र यहूदी कौन था दोस्तों? लॉर्ड रीडिंग। ये सब दोस्तों सिर्फ कनेक्ट करने के लिए बातें बोली जाती है, तो इस पर कुछ दिमाग में ना लाएं, बस आपको याद हो जाए काफ़ी है। इसके समय चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी गठन तथा रोलेक्ट एक्ट का निरसन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये दोस्तों लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था, लिटन, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पीर्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंगर, डॉक्ट्राइन ऑफ डलहौजी, इल्बर्टी बिल, रिपन, हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से दोस्तों पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। देखिए अभी इसका पूरा डिटेल हमने लिटन के बारे में बोला। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ना, वो उस पर मुंह बंद करने वाला बोला गया हुआ, ठीक है, तो वही लिटन जो सबका मुंह बंद कर दिया था पूरी तरह से। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था दोस्तों? हार्डिंग के समय में। तो याद रखिए कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लेना कितना हार्ड काम था, कितना मुश्किल था। तो ये जो हार्ड काम किसने किया दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से भी जाना जाते हैं। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में सही जोड़े को बनाइए। निम्नलिखित, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। चूक का सिद्धांत या फिर हड़प नीति कौन लाया था दोस्तों? हमारे डलहौजी साहब लाए थे। बंगाल विभाजन, ये सब बड़ा बड़ा काम, जो कड़ा काम करजन ने किया था, हार्ड काम करजन कौन था? बंगाल का विभाजन के समय दोस्तों कौन था? करजन था। बंगाल में दोहरा शासन कौन लाया था? क्लाइव था। और सामाजिक सुधार किसने किया था दोस्तों? बेटिंग ने किया था। अब देखिए इतना तो निम्नलिखित में से सही, इसको देखिए इतने टफ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और अच्छी तरह से आपको करना भी है। जैसे पहला का 3, बंगाल में पोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बना था दोस्तों, तो ये कौन था? इसके लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मॉर्किसस। उसके बाद बीकाटू भारत का गवर्नर जनरल, जो कि इसके 1833 के अधीन कौन था दोस्तों? बीकाटू। जेम्स एंड्रू ट्रोजन दोस्तों, इतना सारा इसको याद तो होगा नहीं, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिए, यूपीएससी का क्वेश्चन है, इतना टफ पता नहीं कहाँ से लाएंगे, आज तक ये सब पूछा भी नहीं है, तो इसको रहने दीजिए। इसके चक्कर में आप बहुत सारा क्वेश्चन मिस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको, अगर वैसे होगा तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है। सूची को सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले संभलपुर 1849, सतारा हो जाएगा 1848, और अवध हो जाएगा 1856, जस्ट पहले झांसी 1854 में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको सही कालक्रमानुसार उसको दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो सिक्किम का विलय कब हुआ था? 1817 में। पंजाब 49 में, 1849 में। झांसी आपको पता है, हमने पढ़ा था, 1854 में। और बर्मा का विलय कितना हुआ? 1886 में। ध्यातव्य है कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सिक्किम का विलय नहीं किया गया था। इसके 7 फरवरी 1817 में सिर्फ सहायक संधि की गई थी, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियाँ प्रदान हुआ था दोस्तों? ई। चलिए इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों जमींदारों को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उपाधियां खिलअत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इसमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। ठीक है। और 1859 एवं 1860 में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव, तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।